गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स बिहार तत्व संग्रह। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम इस पुस्तक को खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा बिहार तत्व संग्रह, आपको टोटल वहाँ मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रिविजन चल रहा है और रिविजन में भी देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग ये हमारा देखिए प्राचीन हम लोग का इतिहास अभी चल रहा है फ्रेंड्स, बिहार के इतिहास में प्राचीन इतिहास। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यह देखिए, यह सेशन आपके दोस्तों शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 इन सारे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है वज्जी संघ महाजनपद। देखिए फ्रेंड्स, वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अठकुल था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। और लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। और वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण के से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मगध महाजनपद प्रारंभिक राजधानी मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। और यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपलाचल से घिरा नगर था। और मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर बिहार का जितना भी क्षेत्र था ये वज्जी लिच्छवी महाजनपद के अंतर्गत था। और दक्षिण का एक मगध महाजनपद था और ये एक अंग महाजनपद। नेक्स्ट देखिए अंग महाजनपद। अंग महाजनपद में देखिए फ्रेंड्स, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त, अंग के अंतिम शासक दोस्तों, और अंग के देखिए फ्रेंड्स, अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। और मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश देखिए दोस्तों, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। और मगध के उत्कर्ष का कारण देखिए दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। और मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। और मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटानागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय हुआ था दोस्तों, आप लोग ये याद रखेगा। नेक्स्ट देखिए हड़ियक वंश। हड़ियक वंश में हड़ियक वंश का ये काल जो था ये 544 से 412 ईस्वी ईसा पूर्व तक था। और बिंबिसार का काल था उसी हड़ियक वंश का, ये टोटल पूरा काल हो गया। और उसके पहला जो शासक था इसका बिंबिसार था। बिंबिसार का काल था 544 से 492 ईसा पूर्व। और इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। और उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। और इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेल्हना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र के राजकुमारी थी। उसका आगे दोस्तों, बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रबोध के साथ मैत्री संबंध बनाया है। और बिंबिसार ने चंड प्रबोध के उपचार के लिए अपने राजवैद जीवक को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। और नेक्स्ट दोस्तों अजातशत्रु देखिए फ्रेंड्स, 492 से 460 ईसा पूर्व तक इसका काल था। और अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हड़ियक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। और बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया। और जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से हो गया। और अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था और बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे दोस्तों, अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया।
और नेक्स्ट है दोस्तों उदय 460 से 444 ईसा पूर्व। उदयन वंश, उदयन देखिए दोस्तों अजातशत्रु के बाद उदयन हुआ, और जिसमें दोस्तों सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, और उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। और उसके बाद देखिए उदयन के तीन पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे, और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नोट, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों शिशुनाग वंश का देखिए काल था ये 412 से 344 ईसा पूर्व, और शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की, और शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया, और इससे अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। और 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना, और पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। और कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। आगे देखिए कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन कराया, और कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है नंद वंश देखिए नंद वंश का काल था 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी, और महापद्मनंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की, और पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्मनंद ने पंचाल इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था, और व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। आगे देखिए इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ, और धनानंद के समय की यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था, और मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी थी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है दोस्तों मौर्य वंश में देखिए 321 से 184 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का काल था 321 से 184 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों, और सबसे पहला इसका शासक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। फ्रेंड्स जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की, और प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया, और युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। नेक्स्ट है युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, और दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, और चंद्रगुप्त अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व का काल है इसका।
देखिए फ्रेंड्स, बिंदुसार बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात सिंह सेन आदि नाम भी दिया गया है। और स्ट्रिबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। और बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट अशोक देखिए, अशोक का काल था 269 से 235 ईसा पूर्व। और बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। सिंघल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। और दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट, अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष देखिए। सबसे फ्रेंड्स, पहले 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ इसका। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा। और 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन। और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। और अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीता का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।